नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं साइंस एंड टेक की वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। इसके पहले मैंने टोटल 29 सीरीज़ करा रखी हैं, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सीरीज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और जो हमारा विकल्प सी है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को सर्वप्रथम हम लोगों ने भेजा था। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था और इसका जो प्रक्षेपण हुआ था वो तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तीन यार प्रक्षेपण केंद्र से कास्मास 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। देखिए, 3 इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिख दूं। सबसे पहले कि USSR के सहयोग से हमने किया था। जो हमारी डेट थी वो थी 19 अप्रैल 1975 और हम लोग जो प्रक्षेपण केंद्र था रसिया में, प्रक्षेपण केंद्र जो था उसका नाम भी आप नोट कर लीजिए, कॉस्मास 3M था उसका नाम। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, मतलब भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया, या हम लोगों ने स्पेस में अपने दावेदारी कब प्रस्तुत की। तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और जो हमारा उत्तर होगा, जैसे मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। तो सेम इसकी भी व्याख्या है जो मैंने पहले आपको बताई है। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ अलग अलग द्वीप हैं जहाँ से हम प्रक्षेपण का कार्य करते हैं। तो अगर हम इनसैट 3C की बात करें या इनसैट सीरीज़ की बात करें तो वो कौरू से किया जाता है। तो चलिए देखिए, हम देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो इनसैट 3C है, इसका जो प्रक्षेपण हुआ था दक्षिणी अमेरिका के फ्रेंच गुयाना के कौरू प्रक्षेपण स्थल से किया गया। इनसैट श्रृंखला के नवीनतम उपग्रह GSAT-10 का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कौरू से 29 सितंबर 2012 को किया गया था। अब सबसे पहली बात कि देखिए, जो आपका कौरू है वो कहाँ पर है। ये पड़ता है आपका दक्षिण USA में या दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से, फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और जो डेट है वो है 29 सितंबर 2012। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे जो रोवर हैं या मैसेंजर हैं, और दूसरी तरफ इसको किस संस्था ने बनाया है इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको बता देता हूँ, फिर हम विकल्प देख लेंगे। तो देखिए, जो क्यूरियोसिटी है ये नासा के मार्स एंड साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत नवंबर 2011 में फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट के द्वारा मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान के कैटेगरी में छोड़ा गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो क्यूरियोसिटी है वो कहाँ का है, यह है आपका नासा का। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर देता हूँ, यह है नासा का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैसेंजर। तो मैसेंजर क्या है, ये बुध ग्रह की सतह पर भू रसायन और अंतरिक्ष पर्यावरण के अध्ययन के लिए 2004 में नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो किसके लिए, ये बुध ग्रह के लिए। और क्यूरियोसिटी रोवर क्या है, ये मंगल ग्रह के लिए, और दोनों ही नासा ने छोड़ा था। अब बात करते हैं रुस्तम 1 की। तो DRDO की बेंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको विकसित किया गया है।
ये अभी आप लोगों ने हाल ही में पेपर में पढ़ा होगा कि दुष्टम 2 इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। तो चलिए, और ये रहा हमारा आकाश 2। ये विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो आकाश 2 हमारा टैबलेट है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो हमारा ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन पर घटनाओं को ब्रह्मांड में निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? तो देखिए, इसमें 4 विकल्प दिया है कि अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोट का होना। तो मित्रों, जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा पहला ए, 1 और 2। इसके बारे में थोड़ी सी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, जो अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना और रेड शिफ्ट परिघटनाओं का अवलोकन वैज्ञानिक के द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं घटनाओं से यह पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। अमेरिका के सॉल पर्लमुटर और एडम राइस के अलावा ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वैज्ञानिक ब्रायन शिफ्ट ने वर्ष 98 में 2 अलग अलग शोधों में इस बात का पता लगाया कि करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना के बाद अस्तित्व में आए ब्रह्मांड के विस्तार की गति तेज होती जा रही है। तो दोस्तों, एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो सूक्ष्म तरंगे हैं, अगर इनकी उपस्थिति है या अगर हमारा रेड शिफ्ट परिघटना हो रही है, तो देखिए, रेड शिफ्ट परिघटना होने का मतलब होता है कि जब वैज्ञानिक आकाश में अपनी टेलीस्कोप दूरबीन के द्वारा या जो हम सेटेलाइट भेजते हैं उसके द्वारा इमेज लेते हैं, तो आप ये मानिए कि जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है और हम जहाँ तक देख सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल एपरेटस हैं, उस एपरेटस से हम जितनी दूर तक देखते हैं, तो हमको मतलब कि वैज्ञानिकों को एक रेड कलर की वहाँ पे लाइट से दिखाई देती है। तो हर साल वो इसको ये देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो रेड लाइट है कितनी ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। ये जैसे जैसे शिफ्ट होते जाती है तो ये हमें एक अनुमान लगता जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। तो चलिए मित्रों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो देखिए, इसमें जो हमारे विकल्प दिए हैं, इसमें हमारा ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, ये जो उत्तर होगा वो सही होगा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन बता देता हूं कि इवेंट होराइजन वगैरह होता क्या है। देखिए, इवेंट होराइजन क्या होता है कि एक ऐसी बाउंड्री होती है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है या डिफाइन करती है। इसी सीमा के अंतर्गत किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है, क्योंकि मित्रों, ब्लैक होल के बारे में आप जानते हैं कि ब्लैक होल एक ऐसी घटना होती है जिसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उसमें से बच नहीं पाती है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वो प्रकाश को भी अपने अंदर से निकलने नहीं देती है, प्रकाश को भी खा जाती है। अब पढ़ते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता है? देखिए, स्पेस टाइम में ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इनफाइनाइट हो जाता है। स्ट्रिंग थियरी क्या होती है कि इसमें सभी पदार्थों एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या कणों के स्थान पर कंपायमान स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले मित्रों हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल की संज्ञा दे रहे थे, जो एंटी न्यूट्रॉन बना रहे थे। तो कुछ उस तरीके की ये थ्योरी है। और देखिए, इसमें एक चौथा शब्द हम लोग इस्तेमाल किए, स्टैंडर्ड मॉडल। ये क्या होता है कि कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 विद्युत चुंबकीय, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण भी किया जाता है। तो ये एक आउटलाइन थी, तो मैंने आपको आउटलाइन बता दी है और इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे ने अभी तक नहीं पूछे हैं,
लेकिन धीरे धीरे हर जगह साइंस एंड टेक का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखेंगे कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को धीरे धीरे शुरू करते हैं और आपको धीरे धीरे समझाते हुए एक आउटलाइन दे देंगे कि सैटेलाइट क्या होता है और हमारा यूनिवर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, या हमारे पास जो मिसाइल होती है या जो रॉकेट्स होते हैं, इन सब के बारे में धीरे धीरे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कारण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर पहुंच नहीं पाते हैं? तो देखिए, अब आपको ये पता है दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का एक वायुमंडल है और एक हमारा कंसेप्ट है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस फैली हुई हैं जो हमारी पृथ्वी को बाहरी वातावरण से या बाहरी वायुमंडल से बचाती हैं। तो जब ये कण आते हैं तो ये जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं ये उन कणों को रोक देती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तुल्यकाली उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। संगीत के, ये SM लिखा है, SM नहीं होगा, FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर को सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है और इसके लिए हानिकारक नहीं होता है। तो देखिए, हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है या सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको बताना है कि कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि तुल्यकाली उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। दूसरा है कि संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम शोर जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है इसके लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि तुल्यकालिक उपग्रह कितनी ऊंचाई पर स्थापित करते हैं, तो खुद ब खुद आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। देखिए, तुल्यकालिक का मतलब होता है जियो स्टेशनरी, इसको हम कहते हैं जियो मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी, ठीक है, इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं और इनको हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करके, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सीरीज में बताया था कि हमको जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जरिए हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है या कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो भू अप्रगामी कक्षा होती है वो एक वृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा होती है। तुल्यकालिक मतलब जियो स्टेशनरी, और जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। समतल का मतलब होता है कि भूमध्य रेखा के पैरेलल होगी। तो समुद्र तल से जब हम इस कक्षा की ऊंचाई देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं वो 36,000 किलोमीटर, ठीक है, तो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो लिखा है 22,236 किलोमीटर, ये हमारा गलत हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए अब हमको बताना सही उत्तर कौन सा है। तो तुल्यकालिक भी होती है, वृत्ताकार भी होती है और भूमध्य रेखा के समतल भी होती है। तो अगर इसमें कोई ऑप्शन 1, 2, 3 है तो जी हाँ, हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी दिया है 22,236 किलोमीटर, अगर यहाँ पे 36,000 किलोमीटर दे देता तो हमारा सारा ऑप्शन सही हो जाता। तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3। देखिए, जियो स्टेशनरी का मतलब ये होता है दोस्तों
कि जब हम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी उपग्रह को स्थापित करते हैं या किसी सैटेलाइट को स्थापित करते हैं, तो जिस तरीके से हमारी पृथ्वी नाचती है 24 घंटे में, वही सेम स्पीड से वो सैटेलाइट भी नाचती है, या कह लीजिए कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो हमको वो सैटेलाइट हमेशा एक स्थान पर ही दिखाई देगी। ये हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कंसेप्ट होता है। और जो हम 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थापित करते हैं, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है। अगर हम इससे नीचे स्थापित करेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो अर्थ की स्पीड से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगी। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूस्थैतिक की स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, जब कोई पदार्थ चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित होता है, जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, और जब पदार्थ पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने आपको जियो स्टेशनरी उपग्रह के बारे में बताया कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम एक सैटेलाइट स्थापित कर देते हैं तो वो पृथ्वी की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, तो हमको ये सैटेलाइट हमेशा पोजीशन ए पर ही दिखाई देगा। तो देखिए तीसरा जो ऑप्शन है, इसी को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी, मतलब भूस्थैतिक, पृथ्वी के साथ उसकी स्थिति में सिंक्रोनाइजेशन का हो जाना। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि हमको हमेशा अगर उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है तो वो सैटेलाइट हमको हमेशा उत्तर दिशा में उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझते जाइएगा और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए मित्रों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारी जो परत होती है उसका क्रम क्या है। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, मतलब पृथ्वी। अब सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल। फिर हमारी आती है स्ट्रेथोस्फियर, जिसको कहते हैं समताप मंडल। फिर हमारी आती है मेसोस्फियर, जिसको हम कहते हैं मध्य मंडल। उसके ऊपर आती है आयनोस्फियर, जिसको कहते हैं आयन मंडल। और सबसे बाहर आती है एक्सोस्फियर, जिसको कहते हैं बहिर्मंडल। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर होती है 0 से 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल 18 से 30 किलोमीटर तक, मध्य मंडल की बात करें तो 80 तक जाता है। फिर आयन मंडल की बात करें या आयनोस्फीयर तो ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर। और जो हमारा बाह्य मंडल है वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है उसकी रेंज। तो मतलब एक तरीके से हमारा जो बहिर्मंडल है वो पृथ्वी का सबसे बाह्य मंडल है। हम ये मान लेते हैं कि उसके बाद वायुमंडल नहीं होता है, हमारा स्पेस प्रारंभ हो जाता है। तो हम जो है अपने संचार उपग्रहों को बहिर्मंडल में स्थापित करते हैं। इसी में संचार उपग्रह इसलिए व्यवस्थित किए जाते हैं कि आराम से जानकारी सुलभ हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल के ऊपर चुंबकीय मंडल प्रसारित होता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहिर्मंडल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो देखिए, भू स्थिर उपग्रह है तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो जैसे हमारी जो धरती है लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो जो हमारा जियो स्टेशनरी उपग्रह होगा वो भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा, क्योंकि वो पृथ्वी के साथ घूमता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया गया। निम्न ABCD यानों को बनाने का सही क्रम क्या है? तो चलिए इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया, तो निम्न A, B, C और D यानों के बनाने का सही क्रम क्या है? तो देखिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बनाया गया SLV। ये कब बना? ये बना आपका 10 अगस्त 1979, 1979। फिर हम लोगों ने बनाया ASLV। इसको बनाया गया 24 मार्च 1987। ठीक है। फिर हमने बनाया PSLV। इसको हमने बनाया 20 सितंबर 1999।
और फिर हम लोगों ने बनाया GSLV और ये बनाया गया 18 अप्रैल 2001। तो दोस्तों अब देखिए आपका कालक्रम जो है इस प्रकार से आ गया। देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है, तो आप देखिए पहले नंबर पे SLV बना, दूसरे नंबर पे ASLV बना, तीसरे नंबर पे PSLV बना और चौथे नंबर पे GSLV बना। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो आप याद कर लीजिए, वो पूछ सकता है। सबसे पहले SLV, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV। देखिए मित्रों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, तो इसमें यह पूछ रहा है कि हासन कहाँ है। तो दोस्तों हासन जो है हमारा कर्नाटक में पड़ता है। अब देखिए जो मास्टर कंट्रोल सुविधा है ये कर्नाटक राज्य के हासन शहर में है और 1982 में जो है यहाँ पे सब कुछ शुरू किया गया था। 1982 में यह सुविधा जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसरो की एक अन्य मास्टर कंट्रोल सुविधा 2005 में स्थापित की गई है और इसका जो सेंटर बनाया गया है वो भोपाल को बनाया गया है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो ब्लैक बॉक्स का कलर होता है वो होता है नारंगी। अब देखिए ब्लैक बॉक्स करता क्या है। जैसे क्या होता है कि कभी मान लीजिए कि जहाज जा रही है और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है कि एक ऑडियो सिस्टम होता है जिसमें और हमारी जो आवाज़ होती है या जो पायलट की आवाज़ होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है। और ये वायुयान के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो जब कोई जांच करने वाली टीम जाती है तो ब्लैक बॉक्स से वो सारी रिकॉर्डिंग निकाल के पता लगा लेती है कि दुर्घटना हुई कैसे थी। देखिए जो कॉकपिट की हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वायुयान है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है जिसमें कि हमारे जो पायलट बैठ के चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉकपिट। ठीक है दोस्तों, और कॉकपिट के अंदर ही हमारा ब्लैक बॉक्स होता है। और एक खास बात और है कि ब्लैक बॉक्स जिस मटेरियल का बना होता है वो इतना मजबूत होता है कि अगर आप उसके ऊपर बम से भी प्रहार करेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। तो हमको दुर्घटना की पूरी जानकारी पता चल जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या क्या सम्मिलित है। देखिए नासा ने 2 मिशन चलाया था, एक चलाया था स्पिरिट और एक चलाया था अपॉर्चुनिटी। इस मिशन से ये पता चला कि मंगल ग्रह पर सल्फेट है और इसी मिशन से यह भी पता चला कि इसके पूर्व मंगल ग्रह पे जल भी था और जो जिप्सम पाया गया, जिप्सम सल्फेट का ही एक प्रकार है। और यहाँ पर मंगल ग्रह पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। तो नासा ने बताया कि ये 3 मूलभूत तत्व मंगल पर पाए गए हैं जो कि जीवन के लक्षण में सम्मिलित हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो देखिए लाइका को भेजा गया था। अब लाइका कौन सा जानवर है? तो एक कुतिया है और इसको स्पुतनिक 2 के द्वारा अंतरिक्षयान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। डेट है आपकी 28 मई 1959। 28 मई 1959 स्पुतनिक। और कौन भेजा था? रशिया ने भेजा था, रूस ने। ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो मित्रों देखिए ये आपका पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। देखिए श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित है, एक द्वीप है और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक है, पहली चीज़ देख लीजिए कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। दूसरी चीज़ पुलिकट झील के पास है और यहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र है।
और सबसे बड़ी बात, यहाँ से क्या होता है, एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये, एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ जो है उपग्रह जो छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़े जाते हैं। अभी हमारे पास एकमात्र यही उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रायोजेनिक ताप से आशय किस प्रकार के ताप से है? तो देखिए क्रायोजेनिक मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका उत्तर हो जाएगा -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। अब देखिए क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि बहुत ही कम ताप पर एफिशिएंटली वर्क करना, और हम इसका उपयोग सैटेलाइट में और रॉकेट टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यून तापमान या क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है? तो देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।